हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 7 की थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आवर चेंजिंग अर्थ। इस देखिए चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर था इन्वायरमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा इनसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये सब हम लोगों ने डिटेल में समझा था। वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि इस अर्थ पे जो चेंजेस आते हैं वो किस किस वजह से आते हैं, कौन से फोर्सेस लगते हैं, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज किस तरह से ये दोनों चेंज हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है एक क्लासिफिकेशन टाइप दिख रहा है, समझ लीजिए इसी को पूरे चैप्टर में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसे हम पहले इनिशियली अच्छे से समझेंगे। तो अब जब बात आती है अर्थ के चेंज होने की, तो इसमें सबसे पहले इसमें इन्होंने कौन सी प्लेट्स की बात की है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात की है। तो देखिए सबसे पहले इस टर्म को समझना ज़रूरी है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर जो होता है, और एक हाइड्रोस्फेयर होता है। बायोस्फेयर तो इन तीनों का क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने जाना था। तो इसमें हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में देखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग है। देखिए लिथोस्फेयर जो होती है वो ये कह रहे हैं कि ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर है, यानी कि लिथोस्फेयर में भी टाइप के होते हैं। एक ओशनिक लिथोस्फेयर होता है, जो कि समुद्र जो ओशन होते हैं उनके नीचे जो हमें ब्राउन कलर की जो बेड दिखाई देता है, जैसे हम लोग सी बेड कहते हैं, वो भी होता है। और साथ ही साथ जिस पे हम लोग रहते हैं, पतली सॉइल की लेयर होती है, वो जो लिथोस्फेयर होता है लैंड वाला, वो भी होता है। तो दोनों टाइप के होते हैं। तो इसमें दोनों कंबाइंड फॉर्म में बात कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ प्लेट्स में ये टूटे हुए होते हैं, और इसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अभी तक हम लोग को ये नहीं पता था कि ये जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है, ये मूव भी करती है। लेकिन इसमें हम लोग इसके मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि ये मूव करती है, और लेकिन इतना स्लोली मूव करती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये मूव भी कर रही है। और इसी लेयर्स के ऊपर, इसी प्लेटों के ऊपर हम लोग रहते हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, और अब देखिए जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब हर साल कुछ मिलीमीटर्स इनमें मूवमेंट होता है। तो सोचिए इतना जब कम मूवमेंट होगा, इतना स्लोली होगा, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के अंदर कोर, मेंटल, ये सब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा होगा। मोल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा होता है। वो क्या करता है, वो मूव करता रहता है। जब वो मूव करता रहेगा तो उसके ऊपर अगर हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है तो वो भी कुछ ना कुछ मूव करेगी। बस यही इन्होंने यहाँ पर इस पैरा में बताया है। और ये मूवमेंट किस वजह से होता है, अगर कोई भी पूछे, कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट किस वजह से होता है लिथोस्फेरिक प्लेट में, तो ये मोल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अब इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू इसको बताने की कोशिश की है। अभी हमने बताया था कि इस तरह से ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बीकर लिया है, इसको बीकर कहते हैं, और ये ट्राइपॉड स्टैंड इन्होंने लिया है, नीचे इन्होंने स्प्रिट लैंप लगा दिया जिससे इसको हीट दे रहे हैं। इस पे इन्होंने क्या किया है, एक कलर्ड पेपर पैलेट इन्होंने रखा है, और जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और फिर ठंडा होके फिर नीचे आ रहा है। तो ये इस तरह से कुछ इसका मूवमेंट आएगा, इस तरह से। बस सिमिलरली इसी तरह से ये जो मोल्टन मैग्मा होता है ये मूव करता है, और इसके मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पर ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये भी मूव करती हैं। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हमारी अर्थ सरफेस पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये जो चेंजेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ मूव करती है, कोई ना कोई फोर्स लगता है ना, बिना फोर्स की कोई भी चीज़ ऐसे मूव नहीं करती है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स के बेसिस पे अर्थ के मूवमेंट की बात करें, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जो भी फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में लगेंगे, ठीक है, एक्ट करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एंडोजेनिक। जब भी कहीं पे एंडो वर्ड आए तो उसका मतलब होता है अंदर की बात है, इंटीरियर
पार्ट की बात है, और जहाँ पे एक्सो आए वहाँ उसका मतलब होता है कि बाहर की बात है, यानी कि ऊपर की बात है, बाहर की बात है, ठीक है। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो भी अर्थ की सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उस फोर्स को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अर्थ मूवमेंट्स दो टाइप से होता है, दो टाइप के फोर्सेस इसमें काम करते हैं। एक एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अंदर अर्थ के अंदर की तरफ लगते हैं इंटीरियर में, और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर लगते हैं। देखिए इसको फर्दर इन्होंने इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है, और इसको एक टाइप में देखिए इसमें आता है एंडोजेनिक में, यानी कि जो अर्थ के अंदर लग रहे हैं फोर्स, उसमें दो टाइप के आते हैं। एक आता है सडन फोर्सेस, एक आता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। अब देखिए सडन फोर्सेस जो बता के नहीं आते हैं, मतलब बहुत स्लोली काम नहीं करते बल्कि सडनली काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वहाँ पर काम तमाम हो जाता है, ठीक है। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होते हैं ये स्लोली काम करते हैं, स्लोली एक्ट करते हैं। देखिए सडन फोर्सेस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, जो सडन फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। ये जब एक्ट करते हैं ना, जब ये वाला हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस जो लगा है एंडोजेनिक फोर्सेस में, उसमें सडन फोर्सेस लगा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका तो हो गया अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या आते हैं, जो कि स्लोली लगते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स, जो माउंटेन्स, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि अचानक से फोर्स लगा और माउंटेन जो है हमारे सामने ऊंचा सा माउंटेन प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होता है। माउंटेन बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत सालों में होती है, बहुत उसमें काफ़ी ईयर्स निकलते हैं, तब जाके माउंटेन ऊँचा होता जाता है, उसकी हाइट चेंज आती जाती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फोल्डेड माउंटेन है, दो प्लेट्स जो हैं आपस में जब ये इस तरह से रिएक्ट करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर ये फोल्ड होने लगता है, तो इस तरह से कुछ लेयर्स बनने लगती हैं। तो ये कौन सा माउंटेन कहलाता है, ये फोल्डेड माउंटेन कहलाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, किसमें, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में, जो कि स्लोली एक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर लगते हैं। उसमें कौन सा आएगा, देखिए हमने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, मेन यही है। इसको समझना ज़रूरी है इन टर्म्स को, इरोजनल और डिपोजिशनल। ये क्या है, देखिए इरोजन अगर कहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन भी होगा, ठीक है। इरोजन का मतलब होता है कहीं से, जैसे मान ली ये एक जगह है, ये एक जगह है, कहीं से कोई पार्ट, इसका कुछ पार्ट निकल कर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये निकला, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। और जहाँ पर ये आया यानी कि इकट्ठा हुआ, डिपॉजिट हुआ, उसको कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। अब ये होता कैसे है, किसके थ्रू होता है, तो ये जो होता है ये रिवर के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी होता है, सी वेव्स के थ्रू भी होता है, और ग्लेशियर्स के थ्रू भी होता है। देखते हैं थोड़ा सा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates, slabs, which carry continents and the ocean floor. इन्होंने लिथोस्फेरिक प्लेट को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि अर्थ जो क्रस्ट होती है, सबसे देखिए अंदर क्या होता है, कोर होता है, फिर मेंटल आता है, और फिर आता है क्रस्ट। तो ये जो अर्थ क्रस्ट होता है ये बनी होती है किससे, सीवरल लार्ज और सम स्मॉल, कुछ बड़ी कुछ छोटी, रिजिड यानी कि जो सख्त, और इरेगुलरली शेप यानी कि इनका कोई शेप नहीं होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ये क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, जो कि हमारे कहाँ दिखती हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक फ्लोर पे जो कैरी करती हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर जो होता है इसी के ऊपर होता है। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, एंड इस चार्ट को इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो सडन मूवमेंट्स वाली क्या हो गई, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, और लैंडस्लाइड हो गया। तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मेनली अर्थक्वेक और वोल्केनो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं अर्थ की सरफेस पे। अब आते हैं इसमें, हम स्टार्ट करते हैं अब हम इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है वोल्केनो। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से इसको समझा था, कैसे इस तरह से इरप्शन होता है इसका, तो उस प्रोसेस को अच्छे से समझा था। एक बार फिगर में देख लेते हैं। देखिए एक क्रस्ट है, नीचे मेंटल होता है, यहाँ पर ये मैग्मा, मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है।
यहाँ सर ये क्या है, वेंट जिसके थ्रू ये बाहर आता है, ये वेंट हो गई, और ये जो बाहर निकल रहा है ये क्या होता है, लावा हो गया। ये ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस और ऐश निकलती हैं। क्लियरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। अब ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, अर्थक्वेक को। अभी तक किसको किया, वोल्केनो को। वोल्केनो हम पिछले उसमें बता चुके हैं। अब देखिए अर्थक्वेक क्या होता है, जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं वो मूव करती हैं तो अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। यानी कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूव करने पे आता है। ठीक है, जब भी ये मूव करती हैं तो अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन जो होता है ट्रैवल करता है अर्थ के अराउंड। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर सिस्मिक एनर्जी जो है यहाँ पे इसकी ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट में वो जगह वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है वो फोकस कहलाता है। अब इसी के ठीक ऊपर हम अपनी ज़मीन बोलेंगे, जो भी हमें दिखाई देती वो हमारी ज़मीन है ना, जो हमें लिथोस्फेयर में सबसे ऊपर जो दिखाई देती है उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ज़मीन बोलते हैं। वहाँ का जो पार्ट होता है यानी कि फोकस के जस्ट ऊपर जो हमारी ज़मीन पे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है हम लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, इस अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ था, मतलब कहाँ था, दिल्ली था, एनसीआर कहाँ था, तो वही सेंटर का मतलब होता है एपिसेंटर। ठीक है, वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब क्या होता है कि ये ऊपर यहाँ पर तो आया, इस जगह को एपिसेंटर कहेंगे। अब यहाँ से जो होते हैं वाइब्रेशंस कुछ इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, पूरी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे हर डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते हैं। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। ये कह रहे हैं कि एपिसेंटर के पास में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है और यहाँ पर भूकंप का असर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वहाँ उसका क्या होगा, अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो जितनी दूर जाएंगे उतने कम हमें झटके महसूस होते हैं, और एपिसेंटर के जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन हमें फील होते हैं। तो ये इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए ये इसको पहले देख लेते हैं। ये वही है, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इसमें एडिशनल नॉलेज पे इन्होंने ये दिया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब जो ये वेव्स ये जो ट्रैवल कर रही है ना, इस सेंटर से ये जो ट्रैवल कर रही हैं, ये जो होती हैं कई टाइप्स की होती हैं। एक होता है पी वेव्स, एक होता है पी वेव्स जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, एस वेव्स जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स जिन्हें हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। ये हायर क्लासेस में इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना पता होना काफ़ी। अब देखिए, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। देखिए अर्थक्वेक का हमें पता तो नहीं होता है ना कि कब आएगा, इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम से कम जो है हमें इफ़ेक्ट डाले, कम से कम डिस्ट्रक्शन करे, इसको मिनिमाइज़ ज़रूर किया जा सकता है इसके असर को। तो इसके लिए कुछ प्रिपरेशन होती हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, अर्थक्वेक अ केस स्टडी। देखिए यहाँ पर इस फिगर में दिखाया है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात में जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था इसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी, तो उसका एक इन्होंने इमेज डाला है। ये क्या है, ये सिस्मोग्राफ है। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है देखते हैं। देखिए अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक का जो एक मशीन होती है जो मेजर करती है कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, वो किस मशीन के थ्रू करते हैं, उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और टर्म होता है हमारा रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या करता है, वो अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया है ये हमें बताता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या थी, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, हमें किससे पता चलता है, रिक्टर स्केल से पता चलता है। अब देखिए इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि 2.0। अब एक स्केल है तो उसमें ऑब्वियसली इस तरह से होता है, तो 2.0 या उससे कम अगर रिक्टर स्केल में आता है अर्थक्वेक तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही स्लोली, बहुत ही हल्का होता है। इतना जैसे हम लोग को कहते हैं कि
जैसे वाटर बॉटल अगर रखी है तो उसको वाटर तेज़ी से हिलेगा, तो इससे हमें समझ आ जाता है कि हाँ जो है अर्थक्वेक आया। ऐसा कुछ खास डिस्ट्रक्शन नहीं होता है ऐसे इतने स्लो में, ठीक है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब 5.0 जो होता है, 5.0 के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है, डैमेज हो सकता है इसमें। 6.0 अब आता है, 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड। 6.0 और उससे ज़्यादा आने पे काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। फिर 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। 7.0 जो होता है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स पूरी पूरी गिर जाती हैं, जैसे कि भुज में आया था। अब भुज में देखिए किस इंटेंसिटी का आया था, इसमें आया था 6.9 ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है, समझ रहे हैं, 7 से ज़रा सा कम, 6.9, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसमें तबाही हुई थी। अब देखिए इसमें हुआ क्या क्या था, बहुत ज़्यादा इसका बैड इफ़ेक्ट्स पड़े थे। देखिए इसमें क्या हुआ था कि स्कूल था, वहाँ पर 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स लगभग, ये जो है ये वहीं पर मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्योंकि फ़ौरन क्या होता है, इतने तेज़ में क्या होता है, बिल्डिंग्स फ़ौरन के फ़ौरन गिरने लगती हैं। अब कभी भी वाइब्रेशन, देखिए अर्थ में जब भी वाइब्रेशन होता है तो इसके अर्थ के वाइब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसके वाइब्रेशन से हम कभी मरेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऐसी जगह पे खड़े हैं, जैसे यहाँ पे पास में एक ऊंची सी बिल्डिंग है, अब ये अगर गिरी या इसका कुछ भी कांच या फिर कुछ भी टूट कर हमारे ऊपर गिर गया तो हम इसमें दब के मर जाएंगे। तो ये होता है अर्थक्वेक में। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, वो हम प्रिपेयर्डनेस में पढ़ेंगे। अब देखिए आग, इस सिटी में आग यहाँ पर लग गई थी, और क्या क्या हुआ था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये थी वो ये थी कि यहाँ पर कोई भी मदद के लिए फूड या जो भी मेडिकल सप्लाईज जो होती है वो सब यहाँ पर पहुँचा नहीं पा रहे थे, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था जहाँ पे यहाँ पर जब अर्थक्वेक ही वाला आया था। तो ये सब चीज़ें थी, तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेट में इमरजेंसी लागू कर दी थी, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड कर दी थी। इसके साथ ही क्या हुआ था, यहाँ की डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो फ़ोन लाइंस, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब चीज़ें जो हैं एकदम बंद हो गई थी, एकदम काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से सब चीज़ें ज़्यादा हुई थी कि वहाँ पर रेस्क्यू के लिए जो है रेस्क्यू टीम नहीं जा पा रही थी, प्रॉपर वहाँ पर पहुंच नहीं पा रही थी। सीएम अपील करते हैं सेंटर से कि वहाँ डिज़ास्टर से बचाने के लिए वहाँ पर इसको डील करे सेंटर, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो। तो वहाँ के जो सीएम गुजरात के थे उन्होंने ये अपील की थी। इसके साथ ही अब ये देखते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अब इसके इफ़ेक्ट को क्योंकि हमें बता के तो आएगा नहीं, तो हमें अगर पहले से अवेयर रहेंगे इसके लिए तो हम बच सकते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कहाँ पर हमें रहना चाहिए। देखिए सेफ स्पॉट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर किचन में है, मान ली किचन में है तो किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है, काउंटर जो होता है, इसके नीचे बैठ जाना चाहिए, टेबल या डेस्क के नीचे बैठ जाना चाहिए, ताकि कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर के हमारे ऊपर ना आ जाए, ठीक है, एक तो ये करना चाहिए। या फिर जो वॉल्स होती हैं, कमरे की वॉल्स होती हैं, वहाँ पर उससे लग कर कॉर्नर पे खड़ा हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हमें दूर हो जाना है फ़ौरन, जैसे फायर प्लेसेस, जैसे मान लिए कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आग लग सकती है, तो वहाँ से फ़ौरन दूर हट जाना चाहिए। एरियाज़ अराउंड चिमनीज, जो चिमनी के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो कमरे के जैसे घरों में जो शीशे लगे होते हैं विंडोज़ में, अगर मान लिए इस तरह से शीशे लगे हुए हैं तो क्या होगा, फ़ौरन वो क्रैक होकर गिरेंगे टूट कर, तो वो हमारे लग सकते हैं, इसलिए हमें विंडोज़ से दूर हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, इसमें क्या है कि इसमें हम जैसे हम जो भी हमें नॉलेज है इसके बारे में, इसको हम नॉलेज गेन करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंटली बताएं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसके डिज़ास्टर से बचने के लिए। लैंडस्लाइड जो होता है, एक और थर्ड जो है ये लैंडस्लाइड, ये क्या होता है, ये इसमें जो माउंटेन या रॉकी जो पार्ट होता है वो पूरा पूरा टूट के गिर जाता है, तो उससे जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से होता है, वो भी सडन फोर्सेस की वजह से होता है। लैंडस्लाइड जो होता है ये भी सडन फोर्सेस की वजह से होता है। देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग ने एंडोजेनिक पढ़ लिए फोर्सेस, अब एक्सोजेनिक की बारी आती है। अब एक्सोजेनिक में हमने क्या समझा था, इरोजन और डिपोजिशन के बारे में। अब देखिए द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस,
वेदरिंग और इरोजन। लैंड कंटिन्यूअसली क्या होता है, वॉर्न होता रहता है, वियरिंग होती रहती है। वियर की थर्ड फॉर्म है वॉर्न। वियर मतलब क्या होता है कि वहाँ से चीज़ें हटती रहती हैं, घिसती रहती हैं उसमें लगातार कंटिन्यूअसली, अवे बाय टू प्रोसेसेस। ये किस वजह से होता है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। अब वेदरिंग और इरोजन में क्या फ़र्क है, देखिए वेदरिंग कहते हैं इस फिनोमेना को जिसमें रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, वो ब्रेकिंग अप होती है, मतलब वो टूटती हैं छोटे छोटे पार्ट में। जब चट्टानें टूटती हैं अर्थ की सरफेस पे, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। इरोजन कहते हैं इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। इरोजन जो होता है ये लैंडस्केप के वियर होने से होता है, ठीक है, वहाँ पर घिसने से होता है, वहाँ से रगड़ने से होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये किन वजह से होता है, ये 3 टाइप के एजेंट्स की वजह से होता है, जैसे वाटर, विंड और आइस। मेनली हम इसमें यही पढ़ेंगे। द इरोडेड मटेरियल इस, अब ये जो वेयर आउट कर रहे हैं, वाटर, विंड और आइस जो वेयर आउट कर रहे हैं, उस मटेरियल को क्या नाम दिया है इन्होंने, इरोडेड मटेरियल दिया है। क्यों, क्योंकि इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो ये जो मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल है, इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। अब ये क्या होता है, ये एक जगह से ट्रांसपोर्ट तो हो जाते हैं और दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखिए वही फाइनली इन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ क्या, इरोजन और डिपॉजिशन क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस पे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, रिवर मतलब कि वही वाटर, विंड और आइस, इन तीनों का पढ़ेंगे कि ये किस तरह से ये काम करती। अब हम देखते हैं कि रिवर कैसे काम करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है, देखिए वाटर की जो नेचर होता है ना, वो ये होता है कि वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसमें वहाँ पर वेव्स चलती रहती हैं, वो मूव करता रहता है, रुकता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है वो क्या करता है, वो लैंडस्केप इरोड करता है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। अब waterfall की न्यू डेफिनेशन क्या बताइए, जब भी रनिंग वाटर जो होता है वो एक हार्ड रॉक से जब फौरन ही क्या होता है, इस एक स्टीप वैली, स्टीप क्या होता है कि बहुत ही खड़ा हुआ एंगल जो होता है, जैसे इंक्लाइंड होता है इस तरह से होता है, स्टीप क्या होता है इस तरह से होता है। तो स्टीप वैली जब ये रिवर जो है ये मूव करती है तो क्या होती है वहाँ पर, तो इस टाइप की जो वाटर बॉडी होती है इसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, झरना कहते हैं। अब देखिए ये जो रॉक होती है जहाँ से ये आ रही होती है, ये वाटर जो आ रहा होता है, ये जो रॉक होती है ये इसे कहते हैं हार्ड रॉक। ये हमेशा हार्ड होती है। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि ये हार्ड है, देखिए ये हार्ड होगी ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसको क्या कर रही है, इरोड नहीं कर पा रही है, ये सख्त है रॉक यहाँ पर। अगर इरोड कर रही होती तो ये हार्ड रॉक नहीं होती, ठीक है। ये इसके ऊपर से आकर इधर नीचे गिरी। अब ये जहाँ पर ये स्पीड से गिर रही है, देखिए यहाँ की जो ये रॉक है इसको ये इरोड कर रही है, ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, इसको ये इरोड कर रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिर रही है और ये रॉक जो है ये सॉफ्ट है, तो इस तरह से ये इसमें यहाँ पर गड्ढा ये बना पा रही है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए वाटरफॉल्स की एग्जाम्पल जो रियल में है उनको देख लेते हैं। देखिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं बड़े छोटे सब इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। जो अगर कोई पूछे कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा है। द अदर वाटरफॉल आर नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। देखिए इधर नॉर्थ अमेरिका में, इधर ऊपर कनाडा है फिर यूएसए है, तो इन दोनों का जो बॉर्डर है यहाँ पर कौन सा है, नाइग्रा फॉल्स है। और उसके बाद है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। और इधर जो साउथ अफ्रीका है, इधर जो अफ्रीका है, यहाँ पर ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे विक्टोरिया फॉल्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये नाइग्रा फॉल्स का पिक इन्होंने दिखाया है। ये देखिए एक रॉक यहाँ पर है, हार्ड रॉक है, यहाँ से वाटर जो है पूरा रिवर ये पूरी यहाँ पर बह रही है, ये स्टीप वैली है, ठीक है, स्टीप वैली है, सडनली यहाँ पर वाटर नीचे गिर रहा है, तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडी को वाटरफॉल कहते हैं। अब ये जो वाटर ये नीचे गिरा, अब ये कहाँ पर आया, ये प्लेन पर आया। जो प्लेन्स पे आया यानी कि जो मैदान होते हैं उन पे ये आएगा,
तो उन पे जब आता है ट्रैवल करता हुआ तो इसका कुछ इस टाइप का हो जाता है शेप, है ना, कुछ इस टाइप का पैटर्न हो जाता है, जिगजैग टाइप। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्टिंग भी होती है, टर्न्स भी करता है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स, जिनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घुमाव बनते हैं, जो घूम रही है ना, बड़े बड़े घुमाव बनते हैं इसके ट्विस्ट और टर्न्स करने की वजह से। इनको क्या कहते हैं, मेंडर्स कहते हैं। इन टर्म्स को याद रखिएगा, इन इसको क्या कहते हैं, मेंडर्स कहते हैं। इन बड़े बड़े जो घुमाव होते हैं, लार्ज बेंड्स जो होते हैं, इनको मेंडर कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, देखिए रिवर है, यहाँ पर गिरी, अब ये प्लेन वाले पार्ट में आई, यहाँ पर आई, अब ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। देखिए पहले ये इस तरह से मूव कर रही है, फिर क्योंकि इसमें फोर्स होता है काफ़ी ज़्यादा रिवर में, तो जब ये फोर्स इस वाले जैसे ये कोस्ट है इस पे डालेगी, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसने कुछ यहाँ का जो लिथोस्फेरिक वाला पार्ट है वो लिया, यानी कि सेडिमेंट्स वगैरह लिए, कंकड़ पत्थर जो भी अपने साथ लिया, और इधर जाके डिपॉजिट कर दिया। जब ये इधर आगे गई तो यहाँ पे इसने डिपॉजिट कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, ठीक है। अब जहाँ से ये इरोजन हुआ और यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, अब फिर आगे ये गई, फिर यहाँ पर ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो इस तरह के ये काम करती रहती। क्या होता है कि फिर दिन पर दिन क्या होता है, ये प्रोसेस पहले ये इस तरह से मूव कर रही थी, फिर इसमें जब इरोजन डिपोजिशन थोड़ा हुआ तो इस तरह से मूव करने लगी, फिर और ज़्यादा हुआ क्योंकि कंटिन्यूसली ये इस तरह से मूव करी ना, रनिंग वाटर है, तब ये क्या हुआ, ये और ज़्यादा यूँ इस तरह से क्लोज, इसमें मिएंडर्स बनने लगे, घुमाव बनने लगे। अब देखिए एक टाइम ऐसा आता है जब ये इतना ज़्यादा इस तरह से कुछ इतना ज़्यादा घूम जाती है, तो अब ये नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब ये इस तरह हो जाएगी और ये वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये दिखा रहे हैं फिगर में। तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये पैसेज जो है पूरा पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये इस तरह से मूव नहीं कर पाएगी, ये पैसेज पूरा पूरा फिल हो जाएगा, रिवर कुछ इस तरह से यहाँ से फ्लो करने लगेगी और ये पैसेज अलग हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ये जो वाटर बॉडी है, जो पतली सी लेक छोटी सी दिख रही है, इससे कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब देखिए इसके यानी कि रिवर के डिपोजिशन इरोजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद क्या होता है, द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। क्या करती है मेंडर, ये जो लूप होता है, ये जो लूप होता है मेंडर लूप, ये क्या करता है, रिवर से कट ऑफ कर लेता है और ये अलग सेपरेट एक ऑक्सबो लेक बना लेता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोड्स इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। देखिए एक दूसरा टर्म्स इसको समझते हैं कि फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं। फ्लड प्लेन जो होता है रिवर के पास का वो हिस्सा जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर रिवर में वाटर लेवल हाई होता है, ठीक है, हम लोग अक्सर सुनते हैं रिवर में वाटर लेवल हाई चल रहा है आजकल बरसात के दिनों में या कभी भी, या फिर कोई फ्लो किया गया, ड्रेन आउट किया गया कहीं किसी नदी का पानी किसी में, तो वहाँ पर दूसरी नदी में जहाँ पे ड्रेन आउट किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। अब लेवल मान लीजिए बढ़ गया तो ये कुछ एरिया होता है आसपास का जहाँ पर फ्लड आ जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है किसका, डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। अब जब पानी वापस रिवर में जाता है तो यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स छोड़ देता है इस एरिया में, तो उस एरिया को हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। और यहाँ की जो ये लैंड होती है ना, ये प्लेन जो होती है, यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, फर्टाइल होती है यानी कि उपजाऊ होती है। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लीस। अब ऊंची भी आपको कुछ ये ऊंचाई पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस फिगर में, ये वाला पार्ट से उठा हुआ पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। ये कभी कभी नेचुरली होता है, कभी कभी बना दिया जाता है, जैसे किसी मान लिए रिवर में ज़्यादा बाढ़ आ रही है तो वहाँ के आसपास की जो जगह रहने की हैं, विलेज वगैरह हैं, वहाँ पर इसका असर ना आए तो वहाँ पर आर्टिफिशियली तौर पे ये ऊपर उठा दिया जाता है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको क्या कहते हैं, जो नेचुरली होता है इसको क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। अब देखिए जैसे जैसे रिवर क्या होती है आगे कहाँ मिलती है, सी में मिलती है, तो सी में जब ये गिरती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट
पॉइंट ही समझाने जा रहे हैं, डेल्टा जिसे कहते हैं। देखिए डेल्टा कैसे बनता है इसमें सब समझेंगे। देखिए रिवर जो होती है, जैसे ही ये सी में जाने के लिए जाती है, ठीक है, वहाँ पे इसकी स्पीड तो कम हो जाती है। अब देखिए जब भी सेडिमेंट्स और जितनी भी ये सॉइल कंकड़ पत्थर जो होते हैं ये रिवर तब ले जाती हैं अपने साथ बहा के जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम देख रहे हैं कि सी के पास जाते जाते इनकी स्पीड कम हो रही है, तो ये क्या करेंगी, रास्ते में उन्हें डिपॉजिट करते हुए चलेंगी। जब ये इसके मुआने पर, यानी कि सी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जब इसको डिपॉजिट करने लगेंगी तो बीच में ये कंकड़ पत्थर डिपॉजिशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। तो अब क्या होगा, पतला पतला जो रास्ता बचा वहाँ पर वाटर, क्या वाटर की एक हैबिट होती है कि वो अपना रास्ता बना लेता है। तो ये क्या करती है, पतला पतला सा नली ट्यूब्स टाइप की निकाल देती हैं, ठीक है। इनको ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी में ये कन्वर्ट हो जाती हैं, पतली पतली स्ट्रीम्स में ये चेंज हो जाती हैं जो मेन रिवर आ रही होती है। यही इन्होंने यहाँ पे कहा है, रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। बहुत स्लो होती है इसलिए क्या करती है, अपने लोड जो ला रही होती हैं वो सब डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। ये जो पूरा कलेक्शन होता है हर डिस्ट्रीब्यूटरी का, उसे ही हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इस साइड वाली यानी कि ईस्टर्न जितनी भी रिवर्स होती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और जो तब वेस्टर्न होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे अरेबियन सी होता है। इसके कई सारे वैसे तो रीज़न है, लेकिन कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मान ली, जैसे हम ये कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न घाट, ये जो है ये काफ़ी ऊंचाई पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो ये कि यहाँ के रिवर्स जो होती हैं ये कंकड़ पत्थर ज़्यादा नहीं लाती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स ही नहीं लाती। और दूसरा जब थोड़ा बहुत लाते भी हैं तो यहाँ पर सडनली ये गिर जाती हैं। यहाँ का ऐसा इतना ऊंचाई पे है ये कि ये सडनली अरेबियन सी में गिर जाती है, इनको यहाँ पे रुकने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर जो स्लोप है, इधर जो ईस्टर्न साइड जो स्लोप है ये यूनिफॉर्मली है, ये यूनिफॉर्म मैनर में, तो धीरे धीरे इनकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे यहाँ पर आती। जब इस यहाँ पर आती हैं तो कुछ इस तरह की यहाँ पर प्रोसेस होती है और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं, काफ़ी बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म अ डेल्टा। अब आप मैप में देखिएगा कि इस तरफ की कौन सी रिवर्स हैं जो कि डेल्टा बना रही हैं, उन रिवर्स का हमें नाम लिखना है। अब देखिए आगे है, अभी हमने पढ़ लिया रिवर, अब हम क्या देखते हैं, सी वेव्स किस तरह से काम करती हैं। अभी हमने रिवर्स का इरोजन डिपोजिशन देख लिया, अब सी वेव्स का देखते हैं। इसमें हम मेनली 3 टर्म्स पढ़ेंगे, एक सी केव, सी आर्क और स्टैक। अब देखिए, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप, over time they become larger and wider, thus hollow-like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। क्या होता है कि जो ये सी होता है इसमें क्या होती हैं, सी वेव्स होती हैं जो कि मूव करती रहती है, जिनकी वजह से वाटर मूव करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये रॉक है पूरा, ठीक है, रॉक वाला पार्ट है। अब यहाँ पर सी वेव्स क्या होंगी, इससे टकराएंगी, इधर इससे यहाँ पर टकराएंगी। क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये इस चट्टान से इतना टकराती हैं, लगातार टकराती हैं जब कंटिन्यूअसली, तो एक टाइम के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इरोजन होने लगता है, ठीक है। यहाँ का रॉक ये जो पार्ट है ये अलग होने लगता है, वेयर आउट होने लगता है। तो यहाँ पर कुछ गड्ढा टाइप का बन जाता है, एक केव टाइप की बन जाती है, केव गुफा जिसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सी केव। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ये हॉलो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, इरोजन दिखाता है, शो करता है, ठीक है। तो इसे सी केव कहते हैं, गुफा टाइप बन जाती है। अब क्या होता है, एक टाइम के बाद जब कंटिन्यूअसली फिर इसमें और फर्दर स्ट्राइक करता रहेंगे, सी वेव्स स्ट्राइक करती रहेंगी, तो ये क्या होता है, ये छेदी बन जाता है, यानी कि होल बन जाता है कुछ इस टाइप से कि हमें आर पार दिख रहा है। रूफ जो है ऊपर रहता है, लेकिन जो जहाँ पर स्ट्राइक कर रही होती है जिस पार्ट में, वो पूरा पूरा का पूरा हॉलो हो जाता है, ठीक है, कि हमें आर पार वहाँ से सी हम ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो इस टाइप की ये जो आर्क नुमा स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, सी आर्क कहते हैं। अब देखिए एक टाइम ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा ये स्ट्राइक कर रही हैं, इतना ज़्यादा कर रही हैं कि धीरे धीरे ये इसके जो रूफ होता है इसका भी इरोजन शुरू हो जाता है।
यहाँ पे भी मान लीजिए स्ट्राइक कर रही हैं, पानी यहाँ तक आ रहा है, तो धीरे धीरे ये भी ख़त्म होने लगेगा। तब क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि ये लगता है कि ये एक चट्टान अलग है, एक ये रॉक अलग है, ठीक है। तो यानी कि ये इससे पहले कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, लेकिन ये इसके सी वेव की इरोजन की वजह से ये अलग दिख रहा है अब हमें। तो हम ये देखते हैं कि एक पूरा एक सी है, उसमें एक ऊंची सी खड़ी हुई एक चट्टान खड़ी है अकेली। तो स्टैक, इस टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। और ये होता किस वजह से, सी वेव के इरोजन की वजह से होता है। अब देखिए हमने इन तीनों टर्म्स को तो समझ लिया, सी केव, सी आर्क और स्टैक। अब देखते हैं, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब हम लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत ऊंची सी चट्टानें टाइप होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या होता है, ये सी हमें दिखाई देता है। तो ये जो ऊंची बॉडी होती है ना, ये राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव, ठीक है, ये बहुत ही स्टीप होती है ना। इसको क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है, सी क्लिफ कहते हैं इसे। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब ये क्वेश्चन आता है कि बीच कैसे बनते हैं। तो सी वेव्स अब यहाँ पे इरोजन तो कर रही हैं, यानी कि इसमें क्या हो रही है, चट्टानों का पार्ट इसके अंदर वाटर के अंदर आ रहा है। अब क्या होता है कि चारों तरफ जो सी शोर्स होते हैं, जो किनारे होते हैं सी के, वहाँ पर क्या करते हैं, इसी सेडिमेंट्स को, इसी कंकड़ पत्थर को, ये जब वहाँ पर लहरों के रूप में जाते हैं तो वहाँ पर इसको पहुँचा जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो वहाँ पर ये डिपॉजिट करते रहते हैं। तो इस तरह से बीचेस जो होते हैं, बीचेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पर लोग आराम से घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब देखिए ये हो गया इसका इरोजन और डिपोजिशन, हमने देख लिया किस तरह से होता है। अब देखिए वर्क ऑफ आइस, आइस कैसे काम करती है। तो देखिए जब भी आइस की बात आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, जो कि जिनको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ की नदियाँ, ठीक है, रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप, ये भी बहुत ज़्यादा इरोड करती हैं। अब ये कैसे करती हैं, बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ठीक है। देखिए ये जो होती हैं, ये भी हमारे लैंडस्केप को, यानी कि जो आसपास का जो पूरा एरिया है लैंडस्केप को, ये क्या करती हैं, बुलडोज करती हैं, वो इरोड करती हैं बहुत ही ज़्यादा। और इतना ज़्यादा करती हैं कि ये डीप हॉलोज बना लेती हैं ना, वैसे गहरे गहरे गड्ढे टाइप बना लेती हैं। ग्लेशियर्स जो होते हैं ये गहरे गहरे गड्ढे बना लेते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे, अब क्या होता है, इन गड्ढों में क्या होता है, आइस जो होती है मेल्ट कर जाती है। जैसे मान लिए ये ग्लेशियर्स हैं, अब ये जो है ये इरोजन कर रही है और क्या करती है, बड़े बड़े गड्ढे बना लेती है। अब जब ये गड्ढे बना लेगी, यहाँ का जो आइस है ये एक टाइम के बाद मेल्ट कर जाएगी, तो ये क्या ब्यूटीफुल लेक्स बना लेंगी। जब ये मेल्ट कर जाएगी तो ये क्या लेक में कन्वर्ट हो जाएगी। इन द माउंटेन्स द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट गेट्स डिपॉजिटेड। अब ये जो यहाँ पर ये इरोजन हुआ, जो इरोजन होता है इस ग्लेशियर के थ्रू, तो ये क्या होती है, इसमें छोटी बड़ी रॉक्स होती हैं, सैंड होती है, स्लेट होती है, और ये क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। ये इसी डिपॉजिशन को क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। देखिए जब भी ग्लेशियर के थ्रू ये इस रॉक्स का, सैंड का, स्लेट, इन सब का डिपॉजिशन जब होता है तो उस टर्म को कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो अब इनका समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि विंड की वजह से कैसे इरोजन और डिपोजिशन होता है, हमारे लैंडस्केप में किस तरह से फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, हैव यू एवर विजिटेड अ डिज़र्ट, कभी आप लोग रेगिस्तान डिज़र्ट गए हो तो आप लोग को देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, वरना मूवीज़ में तो देखा ही है। तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप दिखाई देती हैं रेत की ना, कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिज़र्ट इज़ विंड। विंड जो होता है बहुत ही एक्टिव एजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इरोजन और डिपोजिशन के केस में, इन डिज़र्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। देखिए क्या होता है, रेगिस्तान में अगर जाएंगे तो कभी कभी देखेंगे कि इस टाइप का कुछ रेत का बना हुआ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये मशरूम का स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे बनता है, देखिए इसके जो ये पूरा ये रेगिस्तान था, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो विंड है, विंड इस तरह से कुछ ब्लो की, इस तरह से बही कि इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर सेक्शन है, उसको इरोड कर दिया। इसको इरोड कर दिया तो क्या हो गया, ये यहाँ से हट गया, यहाँ से जो रेगिस्तान का ये पार्ट था यहाँ पर ये हट गया, और ऊपर उतना नहीं कर पाई तो ऊपर का चौड़ा रहा, नीचे का क्या हो गया, पतला हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं मशरूम रॉक्स।
विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, उतना अपर पार्ट में इरोड नहीं कर पाती जितना कि लोअर पार्ट में कर देती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, इसमें क्या हो जाता है, बेस नैरो हो जाता है, एंड वाइडर टॉप, टॉप क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another। देखिए जब भी रेगिस्तान में विंड ब्लो करती है तो क्या करती है, वो अपने साथ सैंड को उड़ा लेती है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। अब जहाँ पर डिपॉजिट करती है वहाँ पे ये ऊंचा सा टाइप का छोटी छोटी पहाड़ी शॉर्ट स्मॉल सी हिल्स के फॉर्म में बन जाती है, और जहाँ से ले जाती है वहाँ पर इस टाइप का गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स कहते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अब देखिए भी सैंड जो होगी जितनी ज़्यादा फाइन होगी, लाइट होगी यानी कि हल्की होगी वेट में, उतना ज़्यादा दूर हवा जो है उड़ा के ले जाएगी, जितनी ज़्यादा हल्की होगी। तो वही ये कह रहे हैं कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ा के ले जाती है। When such sand is deposited in large areas, देखिए ये एक और टर्म से यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होता है, कभी कभी बहुत ही बड़े बड़े एरियाज़ में ये सैंड जो होती है जाकर डिपॉजिट हो जाती है, बहुत ही बड़े बड़े एरियाज़ में। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। और ये लार्ज डिपॉजिशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया विंड का इरोजन और डिपॉजिशन। अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अब इसमें हमें पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया। देखिए वाई डू द प्लेट्स मूव, ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा इसमें, और हम अभी समझा रहे हैं, एक बार रिवीजन तो हो ही जाएगा। वाई डू द प्लेट्स मूव, प्लेट मूव क्यों करती हैं, क्या हमने बताया था कि हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं, ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं उसके नीचे क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, जो कि कुछ इस टाइप से मूव कर रहा होता है सर्कुलर शेप में। तो इनके मूवमेंट्स की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं वो मूव करती हैं। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक फोर्सेस, जो फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो अर्थ क्रस्ट के इंटीरियर में एक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। व्हाट इज़ द इरोजन, इरोजन क्या होता है, कुछ हमारी अर्थ क्रस्ट पर, जो हमारी अर्थ की ये ऊपर वाली लेयर है, यहाँ से कोई भी पार्ट हटना, ठीक है, यहाँ से कोई भी पार्ट वियर आउट हो जाना, वियरिंग हो जाना किसी कितने भी पार्ट की, ठीक है, किसी पार्ट की वियरिंग आउट हो जाना, वियर हो जाना, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, अभी हमने बताया था, रिवर होती है इसके पास जो एरिया होता है, जब भी वहाँ पे फ्लड आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पूरे में वाटर फैलता है, उस एरिया में फैलता है, जितने एरिया में वो फैलता है जब वो वापस जाता है तो वहाँ पर क्या छोड़ जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल कंकड़ पत्थर, रॉकी पार्ट्स छोड़ जाता है, सैंड स्लेट ये सब छोड़ जाता है। तो वो जो प्लेन कहलाता है वो क्या कहलाता है, फ्लड प्लेन्स कहलाता है, और ये क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। वॉट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि रेगिस्तान में क्या होता है कि जब विंड जो होती है ब्लो करती है तो वो सैंड को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है, तो वहाँ पर छोटी छोटी हिल नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। हाउ आर द बीचेस फॉर्म्ड, बीच कैसे बनते हैं, जब भी सी, देखिए बीच का नाम आएगा तो क्या करना है, सी के बारे में बताना है, याद रखना है फ़ौरन, ठीक है। जब भी सी जो होती है, ये जो भी रॉक्स वहाँ पर स्ट्राइक करती रहती हैं, सी वेव्स, तो ये सारा मटेरियल जो है कंकड़ पत्थर का ये अपने में ले लेती हैं, और जब भी ये किनारे पे जाती हैं यानी कि सी शोर पे जाती हैं तो वहाँ पर जाकर ये जब वापस आती हैं तो सब कुछ वहीं छोड़ देती हैं, सारी सेडिमेंट्स और कंकड़ पत्थर, हर चीज़, रेत, सब कुछ वहाँ पर छोड़ देती हैं, स्लेट वगैरह। तो इस टाइप से बीचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स हमने बताई थी किसकी वजह से, रिवर के मूवमेंट से बनती है। तो रिवर के मूवमेंट से क्या होता है कि जो मेंडर जो होता है वो एक टाइम के बाद मेन रिवर से कट ऑफ कर लेता है और वो सेपरेट एक अपनी बॉडी बना लेता है, तो एक सेपरेट लेक बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। मेन रिवर से अलग हो जाता है, कट ऑफ कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर। अब देखिए यहाँ पर है एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, बीच नहीं है।
देखिए क्लिफ होती, वहाँ से भी इरोजन होता है, सी वेव स्ट्राइक करेंगी, क्लिफ से चट्टान कुछ ना कुछ इरोजन होगा। सी केव जो होता है वो भी इरोजन की वजह से बनती है, गुफा जो हमने बताई थी। बीच जो होता है ये डिपोजिशनल फीचर है, क्या होता है यहाँ पर जितने भी कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ जाके छोड़ देती हैं, वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, तो ये बीच इज़ नॉट अ इरोजनल फीचर, इट इज़ अ कौन सा डिपोजिशनल फीचर, इट इज़ अ डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट एन इरोजनल फीचर, तो बीच जो है इसका इरोजनल फीचर नहीं है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, हमने बताया था ग्लेशियर जो होते हैं जब ये सेडिमेंट्स वगैरह ये जो जब डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरेन। विच इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट्स कौन सा हो गया इसमें, वॉल्केनो हो जाएगा। हमने बताया था अर्थ को एक वॉल्केनो और लैंड स्लाइड, तीन आते हैं सडन मूवमेंट्स में। अब देखिए मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहाँ देखने को मिलती हैं, हमें डिजर्ट में देखने को मिलती हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, कहाँ ऑक्सबो लेक्स बनती हैं, रिवर वैलीज, सॉरी हाँ रिवर वैलीज में देखने को मिलती हैं, रिवर्स में देखने को मिलती हैं। अब देखिए मैचिंग है यहाँ पर, ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस, ठीक है। मिएंडर्स क्या हैं, मिएंडर्स कहाँ मिलते हैं हमें देखने को, रिवर में मिलते हैं। बीच क्या होते हैं, बीच हमें देखने को मिलते हैं सी शोर पे, समुद्री किनारे पे हमें बीच देखने को मिलते हैं। सैंड ड्यून्स कहाँ किससे रिलेटेड है, डिजर्ट से रिलेटेड है। वाटरफॉल किससे रिलेटेड है, हार्ड बेड रॉक, ठीक है। हार्ड बेड रॉक, यहाँ बहुत ही हार्ड रॉक होती है जहाँ से वाटर नीचे फॉल करता है। अर्थ को किससे रिलेटेड है, अर्थ के वाइब्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की ये मैचिंग हो गई। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कोई भी टर्म कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी लगे चैप्टर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।